हाँ, तो देखिए बच्चों, आज एक लास्ट टर्म आयोनिक इक्विलिब्रियम की चल रही है अपने, जिसका नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, देखो टाइट्रेशन के प्रोसेस में ये एक प्रैक्टिकल वर्क है जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किसी नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से निकाला जाता है। तो टाइट्रेशन बेसिकली है क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन को निकालने का तरीका है। किसकी कंसंट्रेशन? ऑफ अननोन सॉल्यूशन। किसकी कंसंट्रेशन? अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। किसके द्वारा? बाय कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सॉल्यूशन। बाय कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर अननोन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमको निकालनी है, कंसंट्रेशन नॉट नॉन। और एक होता है नॉन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है। अच्छा, ये जो नॉन और अननोन जो सॉल्यूशन है, नॉन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हम पहले से जानते हैं, अननोन ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमको निकालनी है। तो ये जो नॉन और जो अननोन सॉल्यूशन है, ये दोनों आपस में रिएक्टिव होने चाहिए। इनमें रिएक्शन होनी चाहिए इंस्टेंट रूम टेम्परेचर के ऊपर। हमारी 11th क्लास में एक टाइट्रेशन जिसे बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। देखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन ये हमारे 11th के सिलेबस में है। टाइट्रेशन और भी कई टाइप की होती है, उनमें ये हम 11 में डिस्कस करेंगे। 12th में है रेडॉक्स टाइट्रेशन, 11th में है एसिड बेस टाइट्रेशन। इस एसिड, अब क्यों एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या है, देखिए कि एसिड और बेस ये हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। मिलाते ही रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक तो होगा एसिडिक सॉल्यूशन और एक होगा आपके बेसिक सॉल्यूशन। अब यदि एसिडिक सॉल्यूशन नॉन है, मान लीजिए, नॉन मतलब जिसकी कंसंट्रेशन पता है, तो बेस होगा आपके अननोन। बेसिक सॉल्यूशन कैसा होगा? अननोन। ऑन द अदर हैंड, यदि एसिडिक सॉल्यूशन अननोन है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा आपके नॉन। ये यानी कि हम एसिड की हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और बेस की हेल्प से एसिड की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब ज़रा कुछ apparatus देख लीजिए जो इस टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल प्रोसेस में काम आते हैं। देखो, इसके apparatus में एक apparatus तो होता है ब्यूरेट। ब्यूरेट ब्यूरेट कैसी होती है? ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। इस तरह की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, यहाँ पर एक टेप लगी होती है इसके अंदर। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब नॉर्मली 50 मिलीलीटर की होती है, 50 ml की होती है। 0 से ml स्टार्ट हो जाते हैं, 0, 1, 2 से लेकर के आखिरी जो मार्क नीचे मिलेगा वो मिलेगा 50 ml का। और हर एक ml 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हर एक ml। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 ml का होता है। इस अपरेटस का नाम है ब्यूरेट। इसमें हम सॉल्यूशन भर देते हैं ब्यूरेट के अंदर। कहाँ तक लेंगे सॉल्यूशन? बिल्कुल 0 तक, ऊपर तक हम सॉल्यूशन ले लेंगे। ब्यूरेट में हम एसिड भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने ब्यूरेट में कोई बेसिक सॉल्यूशन लिया, जैसे NaOH
एक्वस लिया मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर। दूसरा एपरेटस इसके अंदर होता है पिपेट। दूसरा ऑपरेटर इसके अंदर होता है पिपेट। पिपेट की बनावट कुछ इस तरीके से होती है, एक ट्यूब होती है इस तरीके की, इसे कहते हैं पिपेट। इस पिपेट में यहाँ पर एक मार्क बना होता है, एक मार्क बना होता है, और पिपेट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है 20 और यूनिट लगी होती है ml। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस मार्क तक हम सॉल्यूशन को भर लेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 20 ml। इसमें सॉल्यूशन को भरने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि पिपेट को सॉल्यूशन की बोतल में डुबो देते हैं और मुंह लगा के सॉल्यूशन को ऊपर खींचते हैं और यहाँ मार्क तक ले आते हैं, ऊपर फिंगर टिका देते हैं उंगली, सॉल्यूशन नीचे नहीं गिरता, और फिर कॉनिकल फ्लास्क में इसके सॉल्यूशन को खाली कर देते हैं। इस तरह का फ्लास्क होता है कॉनिकल फ्लास्क। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉनिकल फ्लास्क। तो पिपेट, अब जैसे हमने मान लीजिए ब्यूरेट में एसिड लिया तो पिपेट में लेना पड़ेगा हमको, नहीं, जैसे हमने ब्यूरेट में आप बेस लिया है तो पिपेट में लेंगे एसिड, सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 20 ml आपने पिपेट से नाप के इस कॉनिकल फ्लास्क में खाली कर दिया और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस मेन ये 3 ऑपरेटर्स हमारे काम आते हैं। अब देखिए, ये कॉनिकल फ्लास्क में जो एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें एसिड के अलावा एक चीज़ और डाली जाती है जिसे कहते हैं इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होता है देखिए, ज़रा देखिए। अब टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि पिपेट से 20 ml HCl नाप करके इस कॉनिकल फ्लास्क में खाली कर दिया, इसमें इंडिकेटर डाल दिया और ये ब्यूरेट की टेप खोल करके ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH की इस HCl के सॉल्यूशन में हम डालते हैं। जैसे ही HCl में NaOH गिरता है, इंस्टेंट दोनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और ये NaOH, NaCl नहीं है, NaOH है, और ये NaOH क्या करेगा? HCl को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। इसकी हर एक ड्रॉप HCl को न्यूट्रलाइज करती जाएगी और NaOH की एक ड्रॉप ऐसी भी गिरेगी जो HCl को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि HCl के मोल यानी कि एसिड के मोल बराबर हो जाएंगे बेस के मोल के। यानी कि इसके अंदर जो 20 ml सॉल्यूशन है उसमें जो एसिड के मोल होंगे, जब उन एसिड के मोल के बराबर बेस के मोल इस ब्यूरेट के सॉल्यूशन में से नीचे गिर जाएंगे, उस समय ये सॉल्यूशन कम्प्लीटली न्यूट्रल होगा और न्यूट्रलाइजेशन की स्थिति में एसिड और बेस दोनों के मोल बराबर होंगे। अब जब मोल क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये एसिड की मोलरिटी इनटू एसिड का वॉल्यूम इक्वल टू ये आपके बेस की मोलरिटी और बेस का वॉल्यूम। इस न्यूट्रलाइजेशन की स्थिति में यहाँ पर एक फार्मूला एप्लीकेबल होगा कि Na इक्वल टू NB, यानी कि MaVa, Ma मोलरिटी ऑफ एसिड, Va वॉल्यूम ऑफ एसिड, MB मोलरिटी ऑफ बेस, Vb वॉल्यूम ऑफ बेस। अब देखिए, ये Va जो एसिड का वॉल्यूम है ये तो हम निकालते हैं पिपेट से, जैसे कि 20 ml। Vb ये जो बेस का वॉल्यूम है ये निकालते हैं हम ब्यूरेट से मेजरमेंट करके। अब दो चीज़ें बची है, एसिड की मोलरिटी और बेस की मोलरिटी। अब यदि एसिड की मोलरिटी पता हो तो बेस की निकाल सकते हैं और बेस की पता हो तो एसिड की निकाल सकते हैं। तो ये है आपके टाइट्रेशन का प्रोसीजर। अब देखो इंडिकेटर का रोल क्या है यहाँ पर, ये जो इंडिकेटर इसका रोल क्या है? देखो इसके रोल के पहले ब्यूरेट की दो स्पेसिफिक रीडिंग की बात करते हैं हम। एक को तो कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है? ये ब्यूरेट की वो रीडिंग है
आप ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH सॉल्यूशन नीचे गिरा रहे हैं और ये सॉल्यूशन ब्यूरेट में नीचे आता जाएगा। और ब्यूरेट के जिस रीडिंग पर, सपोज करो यहाँ पर रीडिंग आती है 19.8 ml, जिस रीडिंग पर ये एसिडिक सॉल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस रीडिंग को कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इक्विवेलेंट पॉइंट बेसिकली क्या है? ये है रीडिंग ऑफ ब्यूरेट एट विच सॉल्यूशन बिकम कंप्लीटली न्यूट्रल। ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है? रीडिंग, नोट कर लीजिए आप इसको, रीडिंग ऑफ ब्यूरेट एट विच सॉल्यूशन बिकम्स कंप्लीटली न्यूट्रल। उस ब्यूरेट की रीडिंग को कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। और इस इक्विवेलेंट पॉइंट पर ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, MaVa = MbVb, यानी कि मॉल ऑफ एसिड इक्वल टू मॉल ऑफ बेस। तो ब्यूरेट की जिस रीडिंग पर एसिड और बेस के मोल इक्वल हो जाते हैं, उस रीडिंग का नाम होता है इक्विवेलेंट पॉइंट। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्विवेलेंट पॉइंट को हम निकाल नहीं सकते हैं, आएगा तो सही बट इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। कैसे पता लगेगा कि न्यूट्रल हो गया? क्योंकि इसमें एसिडिक सॉल्यूशन भी कलरलेस है, NaOH भी कलरलेस है, और दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट और वाटर बन रहा है ये भी कलरलेस है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसे पता लग जाए कि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका। इसलिए हमको आवश्यकता तो इक्विवेलेंट पॉइंट की है, बट हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम एक रीडिंग निकालते हैं जिसे बोलते हैं एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट क्या है? ये भी ब्यूरेट की रीडिंग है, वो रीडिंग जिस पर ये सॉल्यूशन कलर चेंज कर देता है। अब कलर किसकी वजह से चेंज करता है? इंडिकेटर की वजह से। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो टाइट्रेशन के प्रोसेस में जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने के साथ ही ये अपना कलर बदल देता है। ऐसे सब्सटेंस का नाम होता है इंडिकेटर। यानी कि इंडिकेटर में हम यहाँ पर एक पदार्थ डालते हैं, एक सब्सटेंस डालते हैं जिसे कहते हैं फिनोफ्थलीन, जिसका कि शॉर्ट फॉर्मूला होता है HPH, फिनोफ्थलीन। ये एक इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर की खास बात ये है, ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, न्यूट्रल मीडियम में भी कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में यह पिंक कलर का हो जाता है। तो जब HCl के सॉल्यूशन में NaOH की ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली जाती है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी, जीरो हो जाएगी, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। उस न्यूट्रल सॉल्यूशन पर ब्यूरेट की रीडिंग को कहेंगे एंड पॉइंट। लेकिन उस न्यूट्रल कंडीशन में यह फिनोप्थलीन अपना कलर नहीं बदलेगा। इसके बाद एक ड्रॉप और जब इसमें बेसिक सॉल्यूशन की आएगी तो यह न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, और वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक, क्योंकि ब्यूरेट से तो बेस आ रहा है ना, एसिड में बेस गिर रहा है लगातार, तो पहले एसिड न्यूट्रलाइज होगा और उसके बाद एक ड्रॉप और गिरेगी, और उस एक ड्रॉप की और गिरने के साथ ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और उस बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा पिंक। तो ब्यूरेट के जिस रीडिंग पर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है उस रीडिंग को क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, ये एंड पॉइंट भी क्या है? रीडिंग ऑफ ब्यूरेट एट विच कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज। रीडिंग ऑफ ब्यूरेट एट विच कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज, उसे कहेंगे एंड पॉइंट। सॉल्यूशन किसके कारण चेंज हो रहा है? इंडिकेटर के कारण। अब जरा इंडिकेटर की बात आती। इंडिकेटर, तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो मीडियम बदलने पर
अपना कलर बदल देता है। इंडिकेटर इज द सब्सटेंस दैट चेंज ऑन कलर बाय चेंजिंग द मीडियम ऑफ रिएक्शन। मीडियम ऑफ रिएक्शन, या वो सब्सटेंस जो टाइट्रेशन के प्रोसीजर में एंड पॉइंट पर जैसे ही मीडियम बदलता है अपना कलर चेंज कर देता है। हम ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। अब नॉर्मली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में दो तरह के इंडिकेटर काम में लेते हैं हम। देखो, एक तो इंडिकेटर होता है फिनोफ्थलीन, जिसको कि शॉर्ट में हम कहते हैं HPH। दूसरा इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, जिसका कि शॉर्ट में फॉर्मूला होता है MEOH। अच्छा, दोनों में कलर के क्या देखिए, ये जो फिनोप्थलीन है ये एसिडिक मीडियम में तो रहता है कलरलेस, और बेसिक मीडियम में ये हो जाता है पिंक। तो जब फिनोप्थलीन को एज इंडिकेटर लेते हैं तो ब्यूरेट में लेना पड़ेगा बेस, और नीचे कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट से नाप करके लेंगे हम एसिड। तो एसिड में बेस की ड्रॉप बाय ड्रॉप जब गिरेगी तो एंड पॉइंट पर कॉनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन भी बेसिक हो जाएगा, और उस बेसिक मीडियम में यह फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज करके पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में होता है रेड, और बेसिक मीडियम होता है लाइट येलो, बिल्कुल हल्का पीला। तो टाइट्रेशन के प्रोसीजर में हम ऐसे कलर को यूज करते हैं जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। रेड कलर की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जब मैथिल ऑरेंज को एज ए इंडिकेटर काम में लेते हैं तो उस कंडीशन में हम ब्यूरेट में लेंगे एसिड। अब यहाँ पर NaOH की जगह क्या ले लेंगे हम? एसिड ले लेंगे, और कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट से मेजर करके हम लेंगे यहाँ पर NaOH, और इंडिकेटर फिनोफ्थलीन की जगह हम लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो जब बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती है तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, देखिए ये सॉल्यूशन में धीरे धीरे ये NaOH न्यूट्रलाइज होगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद एक ड्रॉप और गिरेगी, ये एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक में मैथिल ऑरेंज का कलर येलो से बदल करके रेड में बदल जाएगा। तो ये आपके टाइट्रेशन का प्रोसीजर। अब इस टाइट्रेशन के प्रोसीजर में देखिए, चलो इसको नोट कर लीजिए, ये बीच में जो डेफिनेशन मैंने बोली है उनको आप लिख लीजिए। हाँ, अब देखिए थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर अपना कलर कैसे चेंज करता है, यह है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में दो तरह की थ्योरीज है। देखिए, पहली थ्योरी है ऑस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी। ऑस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी। देखो, ऑस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी ये आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें दो बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स आर, देखो वो या तो वीक एसिडिक होते हैं या वीक बेस होते हैं। पहली चीज़, जितने भी इंडिकेटर होते हैं या तो वो वीक एसिड होते हैं और या फिर वीक बेस होते हैं। सेकंड थिंग देखिए इसके अंदर क्या है। देखो, इंडिकेटर के आयंस का कलर इंडिकेटर के मॉलिक्यूल के कलर से डिफरेंट होता है, यानी कि कलर ऑफ आयन इज डिफर
फ्रॉम कलर ऑफ मॉलिक्यूल, कलर ऑफ मॉलिक्यूल अलग होता है। कैसे अलग होता है? जैसे इंडिकेटर है आपका फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन का जो आयन मिलेगा, ये एसिड, वीक एसिडिक इंडिकेटर है ये पीएच नेगेटिव। तो ये आयन का कलर तो होता है पिंक, और इसका खुद का कलर होता है, ये कलरलेस होता है। ऐसे आपके एक मिथाइल ऑरेंज, यह वीक बेसिक है, इसका आयनाइजेशन Me+ और OH नेगेटिव में होता है। इसके मॉलिक्यूल का कलर होता है लाइट येलो, लाइट येलो, और Me+ का कलर होता है रेड। दो चीज़ इसके अंदर है। अब ये कलर कैसे बदलता है? जब टाइट्रेशन का प्रोसीजर करते हैं तो एंड पॉइंट पर रिएक्शन का मीडियम चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज होने पर इंडिकेटर का आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। आयोनाइजेशन बढ़ने से आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और इसलिए जब चूँकि आयन का कलर मॉलिक्यूल के कलर से डिफरेंट है, और इसलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने का मेन कोज यहाँ पर जो बता रखा हुआ है वो बता रखा है। देखिए कि 8 एंड पॉइंट, किसका एंड पॉइंट? टाइट्रेशन का, जो भी हमने एक्सप्लेन किया था। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर इंक्रीज, इंडिकेटर का आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। अब क्योंकि आयन का कलर अलग है और इसलिए कलर बदल जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अब इस चेंजिंग ऑफ कलर को देखो दो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक तो फिनोफ्थलीन और एक मैथिल ऑरेंज। देखो जो फिनोफ्थलीन है ये एक वीक एसिडिक है, ये कैसा होता है? वीक एसिडिक। अब जब एसिड को एसिड में डालेंगे तो लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि आयोनाइजेशन को कम करेगा। तो देखिए ये फिनोफ्थलीन, अब ये वीक एसिड है, इसका कुछ आयोनाइजेशन ऐसे है H+ और pH-। अब जब एसिड मान लो जो, अब देखो इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, अब मान लो एसिड के रूप में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या देगा? H+ और ये Cl-। अब इंडिकेटर भी H+ दे रहा है बट वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड भी H+ दे रहा है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट से इंडिकेटर का आयोनाइजेशन बहुत कम हो जाएगा। इससे सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन नेगलेक्टेड हो जाएगी, तो कलर हमको दिखाई देगा मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल का कलर कैसा है? कलरलेस है, सॉल्यूशन कलर हो जाएगा। बट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में, नॉट एसिडिक बेसिक, बट इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या होता है? देखिए कि जैसे कि NaOH मान लीजिए, जब आप HCl में NaOH की ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो एंड पॉइंट पर मीडियम होगा बेसिक। अब बेसिक मीडियम जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए इंडिकेटर से मिल रहा है H+ आयन और बेस दे रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पर लगेगा ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट। ये हाइड्रोक्साइड इसके H+ को न्यूट्रलाइज करेगा। अब इंडिकेटर के आयोनिक इक्विलिब्रियम में H+ प्रोडक्ट है और H+ की कंसंट्रेशन कम होगी OH से रिएक्शन कर जाने के कारण, तो इंडिकेटर का आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा। इससे सॉल्यूशन में
pH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पिंक हो जाएगा। तो ये तो समझा हमने किसको, फिनोप्थिलीन को। ऐसे मिथाइल ऑरेंज को यदि हम देखें तो देखिए मिथाइल ऑरेंज, अब ये वीक बेसिक इंडिकेटर है, इसका आयोनाइजेशन Me प्लस और OH माइनस के फॉर्म में हो रहा है। ये येलो होता है और ये Me प्लस रेड होता है। अब इन बेस, यदि बेसिक मीडियम में जब आप MeOH को डालोगे, जैसे NaOH के कारण मान लीजिए मीडियम बेसिक है, तो Na प्लस और OH माइनस, अब ये भी OH माइनस, ये भी OH माइनस। MEOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। नतीजा मिथाइल ऑरेंज का आयोनाइजेशन बहुत कम हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, येलो होगा। अब इन एसिड, अब एसिड में मान लीजिए HCl है आपके पास, अब ये दिया H प्लस और Cl माइनस, तो एसिड का H प्लस इंडिकेटर है कि OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। यही ऑड आयन इफेक्ट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे मिथिल ऑरेंज का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, Me प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और सॉल्यूशन हो जाएगा रेड। इसको बोलते हैं हम ऑस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी। देखो ऑस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी के बाद एक और थ्योरी है, और वो जो दूसरी थ्योरी है वो है आपके क्विनोइड थ्योरी। क्विनोइड थ्योरी, क्विनोइड थ्योरी और ऑस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी में फ़र्क है। देखो ऑस्टवाल्ड की जो आयोनाइजेशन थ्योरी है ये तो आयोनाइजेशन पर बेस्ड है, और जो क्विनोइड थ्योरी है ये इंडिकेटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिकेटर वीक एसिड वीक बेस तो होता है, लेकिन साथ में एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, और वो वर्ड क्या है, एरोमेटिक। जो इंडिकेटर होते हैं वो या तो एरोमेटिक वीक एसिडिक होते हैं या एरोमेटिक वीक बेस होते हैं। यहाँ भी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जो इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर्स आर एरोमेटिक वीक एसिड और वीक बेस। अब एरोमेटिक है तो इनमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है। एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। अब बेंजीन रिंग के दो स्ट्रक्चर होते हैं, बेंजीन रिंग के दो स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे देखिए, हाँ एरोमेटिक, ठीक है लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब इसे बेंजीन रिंग के दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये, इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर मोस्टली कलरलेस रहता है। यदि इंडिकेटर के मॉलिक्यूल में जो कि एरोमेटिक है उसमें बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा हो तो कैसा होगा मॉलिक्यूल, कलरलेस होगा। अच्छा दूसरा एक और स्ट्रक्चर होता है इसका, देखिए ऐसा, इस स्ट्रक्चर का नाम है क्विनोइड स्ट्रक्चर, और ये होता है कलरफुल। ये कैसा होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर होता है। तो इंडिकेटर के मॉलिक्यूल एरोमेटिक होते हैं, उसे बेंजीन रिंग के दो स्ट्रक्चर होते हैं। अब एंड पॉइंट पर जैसे ही मीडियम चेंज होता है बेंजेनोइड स्ट्रक्चर क्विनोइड में बदल जाता है, और जिससे इंडिकेटर के मॉलिक्यूल का कलर चेंज हो जाएगा और सॉल्यूशन का कलर भी बदल जाता है। ध्यान दीजिए, एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन molecular structure of indicator change from benzenoid to quinoid।
and quinoid structure is colorful structure, so color of solution change. ये आपके क्विनोइड थ्योरी है। अब इसको भी दो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। देखिए, एक तो अपन लेते हैं यहाँ पर फिनोफ्थलीन का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर इधर मैं लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा है। देखिए जो फिनोफ्थलीन है, इसके मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसके मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये मैंने थोड़ा ऐसे, इसमें देखो अल्कोहलिक ग्रुप दोनों बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो इसको बोलते हैं फिनोलिक। और सभी फिनोलिक कंपाउंड वीक एसिडिक होते हैं, और इसीलिए वीक एसिडिक है ये। अब जब टाइट्रेशन के प्रोसेस में एंड पॉइंट पर मीडियम अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, तो बेसिक मीडियम में क्या आएगा? OH नेगेटिव आएगा। OH नेगेटिव इस एसिड के H पॉजिटिव पर अटैक करेगा और एज ए वाटर इसको यहाँ से निकाल लेगा। H पॉजिटिव हट जाएगा तो O के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब एसिड जितना ज़्यादा वीक होगा, उसका कॉन्जुगेटेड बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्योंकि फिनॉल बहुत ही वीक एसिडिक होते हैं, H प्लस हटेगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। बेसिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, लॉन पेयर डोनर नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। सभी बेस लॉन पेयर डोनर होते ही हैं, तो ऑक्सीजन बड़ा इजीली अपने लॉन पेयर को आगे डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। तो ऑक्सीजन के लॉन पेयर का रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन हो जाता है, और रेजोनेंस में ऑक्सीजन के लॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो लॉन पेयर जस्ट आगे शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, इससे इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर ऑक्सीजन पर, और इससे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ये एज इट इज है, ये CO है, ये बॉन्ड यहाँ पर टूट चुका है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया इस तरीके से। ये एक बेंजीन रिंग, ये सेकंड रिंग। अब देखिए ये बॉन्ड पेयर था, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये बाहर चला गया। अब ज़रा देखिए ये जो रिंग है ये किस में कन्वर्ट हो गई? क्विनोइड में। तो फिनोफ्थलीन का ये जो स्ट्रक्चर है ये तो कहलाएगा बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। इसमें यह रिंग क्विनोइड में बदल गई, तो ये कैसा हो गया? क्विनोइड स्ट्रक्चर। और क्विनोइड स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर किस में है? एसिडिक मीडियम में, और ये बेसिक मीडियम में, बेसिक। और इसका कलर होता है पिंक। कैसा होता है? पिंक कलर होता है, और ये होता है कलरलेस। यही वजह है कि बेसिक मीडियम में ये पिंक में टर्न हो जाएगा, और जब एसिड डालेंगे तो एसिड दोबारा क्या करेगा? इसके बेसिक ऑक्सीजन पर अटैक करके दोबारा इसको आपके फिनोफ्थलीन के इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल में ला देगा। तो ये था एग्जांपल आपके फिनोफ्थलीन का, जो कि हमने समझा क्विनोइड थ्योरी से। अब ज़रा दूसरा एग्जांपल को देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज के एग्जांपल को। मिथाइल ऑरेंज के एग्जाम्पल को भी इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्विनोइड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, सेकंड एग्जांपल लेते हैं
मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक टर्शरी एमीन है, एक टर्शरी एमीन है। और सभी एमीन आपने पढ़ा होगा वीक बेसिक होता है। देखो मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसा है मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर, ऐसा। ये टर्शी एमीन है, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है। ये इसमें एजो ग्रुप है, एजो कंपाउंड सभी कलरफुल होते हैं, इनमें अपना स्पेसिफिक कलर होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का ये जो स्ट्रक्चर है ये तो रहता है बेसिक मीडियम में, इसका कलर लाइट येलो होता है और ये इसका बेंजेनोइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों बेंजीन रिंग बेंजोनाइट फॉर्म में। अब जब टाइट्रेशन के प्रोसीजर में जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो H प्लस आयन इस नाइट्रोजन से लॉन पेयर लेगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। ये वजह क्या है, इस नाइट्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस नाइट्रोजन पर ये H प्लस नहीं जाएगा, ये जाएगा इस नाइट्रोजन पर। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अपना पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को देगा, ये इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन अटैच करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अटैच करेगा, ये इधर, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज ये इधर। इस शिफ्टिंग से आप देखिए अब जो स्ट्रक्चरल चेंजेज होगा वो ये होगा, ये नाइट्रोजन तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया आपके डबल बॉन्ड, इस रिंग में यहाँ बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड, H कनेक्टेड हो गया। और आपके ज़रा देखिए SO3 Na। अब ज़रा देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किस में बदल गया है, क्विनॉइड में। तो ये होगा आपका एसिडिक मीडियम में, इसका कलर होगा रेड, इसका कलर कैसा होगा, रेड। और ये होता है क्विनॉइड स्ट्रक्चर, क्विनॉइड स्ट्रक्चर। तो एसिडिक मीडियम में क्विनॉइड, और जैसे ही बेस डालेंगे ये आपके बदल जाएगा बेंजोनॉइड में। तो आपके बेसिक मीडियम में येलो कलर शो करेगा और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर शो करेगा। तो ये था आपके थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर का सिलेक्शन, इंडिकेटर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर में हम दो तीन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। एक तो रखते हैं इंडिकेटर की पीएच रेंज, नंबर एक पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो देखो पीएच की वो रेंज जिस पर इंडिकेटर अपना कलर बदल देता है, रेंज ऑफ पीएच एट विच इंडिकेटर चेंज इट्स कलर। देखिए तो पीएच रेंज का मतलब ये होता है कि रेंज ऑफ पीएच इन विच इंडिकेटर चेंज इट्स कलर। इसमें इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है, हम उसे कहते हैं
पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। अब ये पीएच रेंज फिनोफ्थलीन की होती है, देखिए 8.1 से लेकर के 10, क्योंकि बेसिक मीडियम में कलर देगा ना तो पीएच 7 से ऊपर ही आएगी। और ये पीएच रेंज आपके मैथिल ऑरेंज की होती है 3.1 से 4.4, ये 7 से कम आएगी। देखो हमने कहा कि फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम में कलर देगा। अब बेसिक मीडियम तो तब भी होगा जब पीएच 7.5 हो, लेकिन इतने कम बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन अपना कलर नहीं बदलता। फिनोप्थिलीन के कलर बदलने के लिए पीएच की जो रेंज होती है वो कम से कम 8.1 से 10 के बीच में तो होनी चाहिए। ये हाँ 10 के ऊपर भी कलर चेंज हो जाएगी पीस की तो, बट हमको तो एक ड्रॉप में कलर चेंज चाहिए ना, कि जैसे एक ड्रॉप जाएगी वो न्यूट्रल से अल्कलाइन होगा और कलर चेंज हो जाएगा। तो 8.1 से 10 के बीच में यदि पीएच आ जाती है तो फिनोप्थिलीन अपना कलर बदल देगा। और मैथिल ऑरेंज के केस में जो कि एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है, अब एसिडिक मीडियम के लिए पीएच 7 से कम होगी, तो जब पीएच 3.1 से 4.4 के बीच में आ जाएगी तो मैथिल ऑरेंज भी अपना कलर दे देगा। तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर ये होती है। पहली चीज़ तो ये है। देखो पीएच के सिलेक्शन के लिए दूसरा एक और पैरामीटर होता है, और वो ये होता है पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। रेंज ऑफ टाइट्रेशन कि टाइट्रेशन की पीएच रेंज क्या होती है। तो देखो एंड पॉइंट के पहले और एंड पॉइंट के बाद, वो कहते हैं ना एक ड्रॉप डाला और एंड पॉइंट आ गया, एक तो इक्विवेलेंट पॉइंट और एक एंड पॉइंट। उस इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में एक ड्रॉप का डिफरेंस होता है। तो एंड पॉइंट के पहले और एंड पॉइंट के बाद की जो पीएच की जो रेंज होती है वो कहलाती है पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। तो देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कब, बिफोर एंड आफ्टर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के एंड पॉइंट के पहले और बाद की जो पीएच है वो जो रेंज आती है हम उसे कहते हैं पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। अब इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए यदि टाइट्रेशन के पीएच रेंज के अंदर इंडिकेटर के पीएच इंक्लूड हो, जैसे एंड पॉइंट के पहले और बाद में जो सॉल्यूशन की पीएच की जो रेंज है उस रेंज में वो रेंज यदि उस रेंज के अंदर 8.1 से 10 के बीच की कोई डिजिट आ रही हो तो हम फिनोप्थिलीन को एज इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेंगे। या उस रेंज में 3.1 से 4.4 के बीच की कोई वैल्यू आ रही हो पीएच की तो हम मैथिल ऑरेंज का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर शुड बी इंक्लूडेड इन द पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन, और यही आपके इंडिकेटर के सिलेक्शन का बेस है। तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर क्या है, देखिए का पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर शुड बी included in pH range of titration। अच्छा अब यहाँ भी देखिए फिनोप्थिलीन और मैथिल ऑरेंज दोनों में से ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर कौन सा है। देखो जिस इंडिकेटर की पीएच रेंज इक्विवेलेंट पॉइंट के नियर होती है वो ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि हमको बेसिकली नीड तो इक्विवेलेंट पॉइंट की है, बट अब इक्विवेलेंट पॉइंट को निकाल नहीं सकते इसलिए हम एंड पॉइंट निकालते हैं।
इक्विवेलेंट और एंड पॉइंट में एक ड्रॉप का डिफरेंस होता है, एक ड्रॉप का डिफरेंस होता है। और उस एंड पॉइंट को निकालने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो ज़रूरत तो हमको इक्विवेलेंट पॉइंट की है, और इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीएच कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो जिस इंडिकेटर के पीएच नियर बाई 7 होती है, 7 के नियर होती है, बस वो इंडिकेटर सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। अब ज़रा देखिए, फिनोफ्थलीन के पीएच की रेंज 8.1, ये 7 के करीब है। मैथियल ऑरेंज के रेंज 4.4, ये 7 से थोड़ा दूर है। तो जिस इंडिकेटर के पीएच रेंज इक्विवेलेंट पॉइंट यानी कि 7 पीएच के नियर होती है, वो बेस्ट इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पर फिनोफ्थलीन और मैथिल ऑरेंज में बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, आपके फिनोफ्थलीन है। ये आपके बेस्ट इंडिकेटर, और यही आपके थ्योरी ऑफ इंडिकेटर यहाँ फिनिश हो जाती है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में और अपन डिस्कस करेंगे इसको।